जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और मेरे चैनल खामोशी पिंट ऑफ साइलेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय वर्ष 2023-24 का बजट काफ़ी चर्चा में है, तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस बजट में या फिर नहीं, और गरीब तबके के लिए क्या सरकार ने दिया है और मध्यम वर्ग के लिए क्या दिया है, इन सभी पे हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो बजट काफ़ी बड़ा होता है, इसे हम डिटेल में बना नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इस वीडियो को छोटी रखें और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं। भारत संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, और एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण पूरे बजट में दिया जाता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा केंद्रीय बजट घूमता है, जिसके बारे में पूरा बताया जाता है कि किस पे कितना खर्च हुआ है, कहाँ से कितनी प्राप्तियाँ हुई हैं। तो उसमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। राजस्व और पूंजी प्राप्तियाँ का अनुमान, जो राजस्व है और कितना प्राप्तियाँ होने वाली है, कितना मिलने वाला है सरकार को, उसका एस्टिमेट लगाया जाता है। राजस्व के बढ़ाने के तरीके और उनके साधन क्या क्या हैं, राजस्व कैसे बढ़ सकता है और उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से राजस्व आ सकता है। तीसरी चीज़ है इसमें व्यय का अनुमान, मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर है उनका एस्टिमेट क्या हो सकता है। इस बजट में सरकार हमेशा हर बजट में ये बताती है कि उसके आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितने एक्सपेंडिचर होने की संभावना है। चौथी चीज़ है इसमें कि पिछले वित्तीय वर्षों में वास्तविक कितनी प्राप्तियां हुई हैं, कितना व्यय हुआ है, उनका जो भी विवरण है इस बजट में दिया जाता है, और उस वर्ष में क्या कमी रह गई और या अवशेष रह गया, इसके बारे में ब्यौरा दिया जाता है। और आखिरी चीज़ है इसमें कि आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात कराधान प्रस्ताव और नई योजनाओं परियोजनाओं की शुरुआत, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं एक बजट में। और दोस्तों, ये बजट के पेश होने से पहले ये बजट संसद में 6 चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें है पहला बजट की प्रस्तुति, पहले हम बजट को पेश करते हैं संसद में। फिर दूसरा है आम चर्चा, इस पर एक जनरल डिस्कशन होता है कि इसमें कहाँ पे क्या क्या शामिल किया गया है इस बजट में। तीसरा है वित्तीय समितियों द्वारा जांच। वित्तीय समितियाँ इसमें जांच करती हैं कि कौन कौन सी योजनाओं परियोजनाओं पे कितना खर्च हुआ है या फिर कितना आया है। इसके बाद है अनुदान मांगों पर मतदान, और इसमें फिर संसद में इस पर वोटिंग होती है कि बजट हमारी पब्लिक के हित में है या नहीं। इस पे सभी सांसद मिलकर वोट करते हैं। इसके बाद आता है विनियोग विधेयक, इसको पारित किया जाता है। फिर आता है जो हमारा आखिरी चरण होता है वित्त विधेयक, को हम पारित करते हैं। उसके बाद एक बजट जाके पेश किया जाता है और हमारे जनता के बीच लाया जाता है। बजट को पेश करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, बहुत सारे हंगामे होते हैं संसद में, लोग इसका विरोध भी करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो अपोजिशन होता है वो अपने हिसाब से इसको चलाना चाहता है। और दोस्तों, हम अगर बात करें हमारे स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में पारित हुआ था। आर.के. षणमुखम चेट्टी ने हमारे भारत का जो पहला आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को दिया था। दोस्तों,
आर के जेटली जी ने 1947 से 1948 तक भारत के लिए वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। भारत में देश के आज़ादी के से लेकर अब तक कुल 73 आम बजट, 14 अंतरिम बजट, 4 स्पेशल या मिनी बजट पेश हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बजट 2023 और 24 के बारे में। देखेंगे कि इसमें सरकार ने बजट में किसके लिए क्या और कितना दिया है। वैसे तो हर बजट में सरकार हमारे किसानों को, पूंजीपतियों को, मध्यम वर्ग को, गरीबों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ देती है। अब की बार कौन सा तबका ज़्यादा लकी हुआ है, लकी माना गया है, देखेंगे इस बार। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, 2023-24 के बजट में समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया है। समावेशी विकास मतलब सबका विकास। इसमें सरकार ने कुछ लोगों को शामिल किया है, जैसे किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन। इनके साथ साथ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उन पर ध्यान दिया गया है। इसी श्रेणी में और भी लोग हैं, जिसे वंचितों को समग्र प्राथमिकता दी गई है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो कि केंद्र शासित राज्यों में आते हैं, इन पर भी ध्यान दिया गया है। यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्विआयामी विकास रणनीति पर आधारित है। मतलब कि इस तरह का बजट 2019 में पहले आया गया था, उसी को हमने फॉलो करा है इस बार में भी, जिसे कहते हैं 2 pronged ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इसमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी, विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, पूंजीगत परिव्यय कैपेक्स बढ़ाना। पूंजीगत परिव्यय कैपेक्स आप इस बजट में कई बार सुनेंगे। कैपेक्स पूंजीगत परिव्यय कहते हैं इसे, जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग कैपेक्स। रेजिंग मोर रेवेन्यू वाया डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि विनिवेश के माध्यम से अधिकतम राजस्व जुटाना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि बिना इन्वेस्ट किए हुए हम राजस्व को कितना अधिक से अधिक जुटा सकते हैं, उसे ही कहते हैं विनिवेश। इस बजट की कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं जो हाईलाइट रही हैं इस बजट में। पहला है नई आयकर व्यवस्था। टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले एक दशक में सबसे अधिक किया गया है। सीमा शुल्क में परिवर्तन, मोबाइल निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। सीमा शुल्क में परिवर्तन मतलब कि जो भी एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती है उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। इसके साथ साथ झींगा हेतु खाद्य आदि के लिए कुछ यूनिवर्सिटियों के आयात में कमी की जाएगी, हम यहीं पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ सिगरेट, सोने की वस्तुएं, यौगिक रबड़ आदि में के आयात में वृद्धि की जाएगी। और सबसे आखिरी पॉइंट है, रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक सर्वाधिक 2.440 लाख करोड़ कर दिया गया है। 2.40 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये हैं कुछ इस बजट की उपलब्धियाँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें
इसे अमृत काल का बजट कहा गया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अमृत काल का बजट कहा है। दोस्तों, इस बार के बजट में आपको इस तरह के शब्द अक्सर सुनाई देंगे: अमृत काल, सप्तऋषि। इस तरह के शब्द अक्सर हमने अपने ग्रंथों, पौराणिक किताबों में अक्सर हमने सुना है। इस बजट को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे इसे किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं, किसी पंडित जी ने बनाया है। फिलहाल उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर जी ने कहा है। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या है अमृतकाल बजट में। इस अमृतकाल के बजट में 3 चीज़ों पे जोर दिया गया है। पहला है युवा, और दूसरा है रोजगार में वृद्धि। यूथ पे इस बार ज़्यादा जोर दिया है सरकार ने, क्योंकि यूथ ही किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ होती है, वही इस देश को आगे लेके जाती है। तो इस पे विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में, और उनके रोजगार की बात की गई है। वैसे ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि रोजगार है तो रोजगार के लिए युवा चाहिए, और युवा है पढ़ लिख के कुछ करेगा नहीं तो क्या करेगा, उसे रोजगार की ज़रूरत होगी। तो रोजगार की इसमें बात की गई है। और तीसरा पॉइंट है सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण, कि हमारे आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने की इसमें बात की गई है इस बजट में। तो बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं क्या है? इसकी 7 प्राथमिकताएं हैं, जिसे सप्तऋषि बोला गया है। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि, 7 प्राथमिकताएं। सप्तऋषि प्राथमिकताओं में सबसे पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब कि सबका विकास। इसमें हर तबके के लोगों को इस योजनाओं को का लाभ मिल सके, इस तरह के विकास का समावेशी विकास कहते हैं। दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, मतलब कि इस देश के हर एक व्यक्ति तक इस योजनाओं का लाभ पहुंच सके। अगर हम अंतिम छोर की बात करें तो आदिवासी समाज जो है वो इससे अछूता रह जाता है। कहीं ना कहीं उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो इस बार के बजट में सरकार ने कोशिश की है कि इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। फिर बात करते हैं अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की। इस पे ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। चौथा प्राथमिकता है युवा शक्ति, यूथ पावर। जिसमें चौथा है युवा शक्ति, इसमें युवाओं को स्किल्ड करना और उनके लिए रोजगार पैदा करना, इसकी भी बात की गई है। इसके बाद आता है क्षमता उभारना, मतलब कि अनलीजिंग द पोटेंशियल। जो युवा है उसको स्किल्ड करना, उसको ट्रेंड करना, उसको इस लायक बनाना कि वो रोजगार पा सके। उसके बाद वित्तीय क्षेत्र पे भी ध्यान दिया गया है, फाइनेंशियल सेक्टर। फिर लास्ट में है सप्तऋषि की 7वीं प्राथमिकता है हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ।
तो ये है हमारी सप्तऋषि की 7 प्राथमिकताएं। इसी के बारे में पूरे बजट पे जोर दिया गया है और जो भी बजट है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब समावेशी विकास में सरकार ने अपने बजट में कुछ चीज़ों को शामिल किया है, जैसे कि ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शंस दिए जाएंगे। समावेशी विकास में सरकार ने कुछ उपलब्धियां गिनाई है यहाँ पे, जिसमें कि ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ की नकदी अंतरण किया गया है। इसमें जनधन खाते में 4.78 करोड़ के खाते में गए हैं। शौचालय इतने करोड़ लोगों को 11.7 लोगों को शौचालय बनाया गया है। तो ये सारी उपलब्धियां हैं सरकार ने जो अपनी बताई हैं। इसमें उज्ज्वला योजना जो कि काफ़ी चर्चित रहा है, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं। वो अलग बात है कि यूज़ इसमें कितने कर रहे होंगे, क्योंकि गैस के दाम आपको पता ही हैं। इन उपलब्धियों में उज्ज्वला योजना भी है जो कि काफ़ी चर्चित रही है। 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं। वो अलग बात है कि कितने लोग यूज़ करते हैं इस कनेक्शंस को। गैस के दाम आपको पता ही है। और इसके साथ साथ 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। तो ये है उपलब्धियाँ। खैर ग्राउंड लेवल पे हकीकत इसकी कुछ और ही है। दोस्तों, ये वही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि हमारा रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रुपया हर दिन कुछ न कुछ नीचे जाता है, और इस पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ये बयान काफ़ी भारी पड़ गया हमारी सरकार पे। जैसे लोगों ने ट्रोल किया, इस पर बहस हुई। टीवी तो आप जानते ही, टीवी मनोरंजन का एक नया साधन है, न्यूज़ मीडिया हमारी जो भी है। तो इस तरह के बयानबाजी से हमारे जो प्रमुख नेता हैं उनसे उन्हें बचना चाहिए। और उससे भी कुछ दिन पहले जब प्याज के दाम बढ़ गए थे तो इन्होंने ही बयान दिया था कि मैं प्याज नहीं खाती। इस तरह की बयानबाजी से हमारे नेताओं को बचना चाहिए, ख़ास करके जब आप पावर में हो। रूलिंग पार्टी को इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ताकि लोग और आपका अपोजिशन इसका मजाक उड़ाए और इस बात को और आगे बढ़ाए। वैसे तो बीजेपी को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती, इसलिए उनके मंत्री कभी भी उनके मन में जो भी आता है वो बोलते रहते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें बैक करने के लिए कुछ लोग हैं जो कि अंधा विश्वास करते हैं उन पे, वो बैक करेंगे। प्लस उनके जो हाई कमान है वो तो करेंगे ही। तो इस तरह के फ़िलहाल बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे बजट में क्या है, और इस पे थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं। आगे इसमें है शिक्षा और कौशल। इसमें जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनर्द्वार खुलेगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। और आखिरी है इसमें पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास में समावेशी विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं सरकार की।
इसमें है पहला 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा और इसी में है फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जो सेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग में, हम दोनों को लेकर साथ में चलेंगे। सबसे ऋषि प्राथमिकताओं में अगली प्राथमिकता है अंतिम छोर तक पहुंचना। इसके तहत प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू करेंगे। इसके तहत विकास मिशन शुरू किया जाएगा। आदिवासियों के बारे में भी इस बजट में दिया गया है कि उनके भी विकास के लिए सरकार काम करेगी। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। उस क्षेत्र में काफ़ी परेशानी होती है किसान भाइयों को अपने कृषि से संबंधित, तो इसमें वित्तीय सहायता हमारी सरकार इसको प्रोवाइड कराएगी। इसमें आगे है 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो आदिवासी समाज के लिए है इसमें कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी में लास्ट है प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। अगली प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें है अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। विकास और रोजगार में वृद्धि की जाएगी। और तो पिछली बार भी सरकार ने इस तरह के बजट में इस तरह की बातें की थी। इसी में है आगे पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। मतलब कि जो गवर्नमेंट सरकार राज्यों को ऋण देती है उसमें 50 वर्ष तक उसमें कोई भी ब्याज देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें है आगे रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत व्यय जो खर्च करेगी रेलवे के लिए है 2.4 लाख करोड़। फिर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में है पत्तनों कोयला इस्पात उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं की जाएंगी। UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। इसको हम डेवलप करेंगे शहरी क्षेत्र में भी। अगली प्राथमिकता है हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, जिसके तहत भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे इसमें है PM प्रमाण की शुरुआत की जाएगी और संभरणीय परिवहन विकास किया जाएगा। इसमें है राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। संभरणीय परितंत्र विकास में है तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिट्टी की शुरुआत की जाएगी। आर्द्रभूमियों की इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें और भी कुछ है, और भी चीज़ें हैं जो कि किसानों के लिए
दी गई हैं जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। अगली प्राथमिकता है युवा शक्ति, अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण करना। इस बार के बजट में युवा पे ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, इसमें है ऑनलाइन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, माइक्रोट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग और ड्रोन आदि की ये जो पाठ्यक्रम हैं ये अब शामिल किए जाएंगे, जिससे कि बच्चों का स्किल और डेवलप हो सके। टेक्निकल फील्ड में बात कर सकते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस मांग के आधारित औपचारिक कौशल वर्धन क्षमता सक्षम करने और MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं को सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो इसमें सरकार ने इसमें भी कुछ लाभ देने की कोशिश की है। इसमें महिलाएं हो गई, वृद्ध हो गए, इन सब के बारे में भी सरकार ने इस बजट में कुछ सोचा है, जिसमें है कि ऋण देने की दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। महिला सम्मान बचत पत्र, महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए बारगी एक नई लघु बचत योजना दी गई है, जिसकी सीमा है 2 लाख रुपए तक। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ की बात की गई है, जिसमें है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। आगे है इसमें राज्य के घाटे की अनुमति, जो केंद्र सरकार इसमें राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 3.5% घाटा रखने की अनुमति दी गई है। इस राशि को 0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए निर्धारित किया गया है। इस बजट में सरकार ने अपने संशोधित अनुमान जो भी है 2022-23 का बजट है, उसमें उसके बारे में कुछ ब्यौरा दिया है, जिसमें है कि जो कुल प्राप्तियां हुई हैं पिछले बजट में उधार को छोड़कर, इसमें बोरोविंग्स जो भी डेप्ट है, कर्ज है, वो उसको बाहर रखा गया है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा है और उसी को बाहर रखा गया है। तो जो कुल प्राप्तियां हुई हैं 24.3 लाख करोड़, तो उधार को हमने छोड़ दिया है, इसे हमने बैड डेप्ट में डाल दिया है कि अब जो कर्जदार है वो हमें कर्ज वापस नहीं कर पाएगा। तो ये अकाउंट में एक प्रोसेस है कि उसमें जब उधारी नहीं चुकाई जा सकती तो उसको हम बैड डेप्ट में डाल देते हैं। फिर इसी में शुद्ध कर की प्राप्ति, जो टोटल टैक्स कितना प्राप्त हुआ है हमें, वो है 20.9 लाख करोड़ रुपीस। जो नेट टैक्स की प्राप्ति हुई है वो 20.9 लाख करोड़ है। कुल व्यय 41.9 लाख करोड़, मतलब कि जो योजनाओं में जो भी बजट में हमने सरकार ने दिया था वो है 41.9 लाख करोड़ रुपीस। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें 7.3 लाख करोड़ रुपीस। जब हमारा खर्चा ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि घाटा तो होगा ही। तो सरकार ने इसमें राजकोषीय घाटा भी दिखाया है, सकल घरेलू उत्पाद का जो है 6.4%। तो GDP में हमारा 6.4% का लॉस हुआ है। इसी बजट में सरकार ने अनुमानित 2023-24
का भी अनुमान दिया है, जिसमें है कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ, ये है कुल प्राप्तियाँ 27.2 लाख करोड़ और कुल व्यय है 45 लाख करोड़। और इसमें है निवल कर प्राप्तियां हैं 23.3 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा जो है 2023-24 के बजट में 5.9% रहने का अनुमान है। जीडीपी हमारी 5.9% रहेगी। इसमें आगे है वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियाँ 11.8 लाख करोड़ रुपए करने का अनुमान है। मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट है उसको हम 11.8 करोड़ तक कम करने की कोशिश करेंगे। सकल बाजार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने के लिए इस योजना पर अडिग रहने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब कि इसमें ये पूरा जोर डाल देंगे कि राजकोषीय घाटे को 4.5% से ज़्यादा कम होने न दें। ये है घाटे की प्रवृत्तियाँ, जिसे ग्राफ में दिखाया गया है कि हमारा राजकोषीय घाटा 2021-22 के बजट में 22-23 के बजट में 22-23 के संशोधित बजट में किस तरह रहा है, और 23-24 का भी आंकड़ा इसमें दिया गया है कि कितना रहने का अनुमान है। अब इस बजट का भाग भी हम देखते हैं, जिसमें कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इस भाग में चर्चा हुई है। ये स्पेशली हमारा इनकम टैक्स स्लैब है, किस तरह से किसी पर्सन को या फिर किन चीज़ों पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, इस भाग बी में दर्शाया गया है। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत आयकर, पर्सनल इनकम टैक्स। इसमें जो सीमा है इनकम टैक्स की वो 7 लाख रुपए बढ़ाकर कर दी गई है, जो पहले 5 लाख हुआ करती थी। अगर आप 7 लाख तक इनकम कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और टैक्स स्लैब में हमने ढांचे में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। अब आते हैं मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शंस। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु मानक कटौती जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 50,000 रुपये बढ़ाकर कर दी गई है। और पारिवारिक पेंशन के लिए जो डिडक्शन है वो 15,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया गया है। आगे हमारे सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव्स के लिए है। इसमें कि पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर जो कर की दर है वो 15% कम होगी। और इसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नगद जमा और ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है।
और साथ में ही स्रोत पर की गई टैक्स मतलब TDS, जिसे कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, स्रोत पर की गई टैक्स की कटौती को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ये सिर्फ कोऑपरेटिव्स के लिए है। कॉमन IT रिटर्न फॉर्म, इसमें जो हम ITR फिल करते हैं उसके लिए भी कुछ बताया गया है इस बजट में। करदाताओं की सेवा में सुधार के लिए सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की योजना के साथ साथ करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के कॉमन IT रिटर्न फॉर्म के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। अब ये प्रस्ताव क्या है हम देखते हैं। वर्तमान और प्रस्तावित कर दरें, जो इसमें वर्तमान में क्या है, ये हमारा वर्तमान में है और ये जो हमारा प्रपोज्ड किया गया है मतलब प्रस्तावित किया गया है, इसमें क्या है कि 2.5 लाख रुपए तक जो हमारा वर्तमान है उस पर 0% कर देना पड़ेगा। यहाँ पर इसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% है और यही इसे बढ़ाकर 3 से 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है और यही इसे बढ़ाकर 6 लाख से 9 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसी तरह आगे भी है। ये हमारे IT रिटर्न्स पे जो टैक्सेस हैं ये उसका ब्यौरा है। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कराधान हेतु प्रस्तावित सुधार। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर कैसे कितना क्या देना पड़ेगा आप देखते हैं। सीमा शुल्क जिसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, यह है वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य सामानों हेतु मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी की जो दरें हैं वो 21 से घटाकर 13 कर दी गई हैं। निर्दिष्ट सिगरेट और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, इस पर जो NCCD जो ड्यूटी लगती थी उसे लगभग इसमें 16% की वृद्धि की गई है। अब इसमें हम देखते हैं कहाँ पर क्या दिया गया है। शुल्क में छूट, पहले है शुल्क में वृद्धि। कहाँ पर वृद्धि हुई है शुल्क में? सोने और प्लेटिनम की से बनी वस्तुओं में जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है। चांदी की डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क ये बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं शुल्क में छूट कहाँ पे है। शुल्क में छूट मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में निहित संपीड़ित बायोगैस जिसे कंप्रेस्ड बायोगैस कहते हैं, इसमें सीमा शुल्क में छूट की गई है। परीक्षण एजेंसियां, वाहनों, ऑटोमोबाइल इन सब में छूट दी गई है। आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं इसी तरह। यहाँ पर टैक्सेशन में थोड़ा बदलाव हुआ है, कहीं पे बढ़े हैं कहीं पर घटे हैं। यहाँ पर कुछ अप्रत्यक्ष कर हैं जिनके टैक्सेस में कुछ में कमी की गई है, कहीं वृद्धि की गई है। समुद्री उत्पाद है जिसमें श्री फीड की घरेलू निर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी की गई है। वहीं प्रयोगशाला निर्मित हीरा, इनके निर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाया गया है।
बहुमूल्य धातु जैसे सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, इन सामानों में वृद्धि की गई, जो अभी हमने देखा है पीछे। अब आते हैं बजट का जो ढांचा होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बजट हम निर्धारित करते हैं कि इस साल का बजट कैसे कहाँ होगा। उसके लिए हमें फंड चाहिए। फंड आता कहाँ से है, सरकार के पास रुपया आता कहाँ से है वो हम देखेंगे, इनके स्रोत क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद रुपया कहाँ जाता है और इस बजट में मतलब कि सरकार कहाँ कहाँ पे खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ पे अपनी पूंजी लगा रही है, वो हम देखेंगे। देखते हैं रुपया कहाँ से आता है। ये है जो स्रोत है आय का, सरकार के पास क्या क्या है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है ऋण और अन्य देयताएँ, मतलब कि जो बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ हैं वो कितना परसेंट है, सबसे ज़्यादा 34%। यहाँ से सरकार को पैसा आता है। और इसके बाद है आयकर, मतलब इनकम टैक्स, ये यहाँ से 15% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ कहते हैं, यहाँ से 7% आता है। निगम कर पद से 15% आता है। वस्तु एवं सेवा और अन्य कर 17% जिसे जीएसटी कहते हैं, यहाँ से सरकार को पैसे आते हैं जीएसटी से। कर रहित प्राप्तियाँ, नॉन टैक्सेस रिसीव्स, जहाँ पर टैक्स नहीं लगे हैं वहाँ पर से भी कुछ प्राप्तियाँ होती हैं। ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसे कहते हैं नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव्स, यहाँ से 2% आता है। और 4% सीमा शुल्क से आता है। यहाँ से सरकार को इतनी जगहों से आय प्राप्त होती है। फिर बजट बनाते समय इन्हें ये कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, उस बजट का हिस्सा किसमें किसका कितना परसेंट रहता है। इसमें सबसे पहले आते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा है ब्याज भुगतान। जो सरकारें कर्ज लेती हैं, एक कंट्री से लेती है, या फिर हमारी सरकार अपने ही बैंक से कर्ज लेती है, जैसे आरबीआई से। पिछली बार हमने देखा था 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने हमारे आरबीआई से लिया था, जो कि पिछली सरकारों ने कभी भी आरबीआई के फंड को कभी भी टच नहीं किया है, वहाँ से पैसा निकाला गया था। फिर आता है पेंशन पे खर्च करती है 4%। अन्य व्यय हैं जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर 8%। कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो राज्यों को देती है 18%। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिसमें है 9%। फिर आता है वित्त आयोग एवं नियंत्रण 9%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% हम इन्वेस्ट करते हैं, हम लगाते हैं। सब्सिडी पे 7% है और डिफेंस पे 8%। ये है ब्यौरा जो वहाँ पे रुपया खर्च होता है सरकार द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा 2023 का बजट, जिसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बनाया है। ओवरऑल बजट सही है, कहीं पे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो कहीं पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह की गतिविधियाँ रहती हैं बजट में। हर सत्र के बजट में इस तरह की चीज़ें रहती हैं। हाँ तो दोस्तों ये था हमारा बजट 2023 और 24 का, जिसमें हमने देखा कि सरकार कहाँ पे कितना खर्च कर रही है और कहाँ से कितना पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। और हमारे मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि जो
इनकम टैक्स स्लैब है उसमें चेंजेस आए हुए हैं। जो टैक्स का जो लिमिट थी जो इनकम की वो फिर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी गई है। 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत अच्छी खबर है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि पूरी चीज़ें कवर की जाए और शायद हम उस पर खरे उतरे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात पे हम चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और कुछ सजेशन हो, क्योंकि हमने ये अभी स्टार्ट किया है ये चैनल, तो बहुत ज़्यादा खास अनुभव नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे टॉपिक पे हम बात करें और उसके काफ़ी डिटेल में जाएं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर जानकारी या फिर डिस्कशन दोनों किया जा सकता है। हम जानकारी भी देंगे और किसी बात पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।